तो ये रिपोर्ट आपने देखी। प्रदेश में आज सबसे बड़ी चर्चा भू कानून को लेकर है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में भू कानून को मंजूरी मिल गई है। अब चर्चा इस बात की है कि कब इसको टेबल किया जाएगा, यानी कि सदन के पटल पर रखा जाएगा। वो कल का दिन होगा या परसों का, ये देखने वाली बात है। लेकिन बजट सत्र में धामी सरकार ने भू कानून को लाने का जो दावा किया था, जो वादा किया था, उस पर कैबिनेट में जिस तरीके से मोहर लगी है, सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन मोटी मोटी जो चीज़ें सामने आई भू कानून को लेकर, क्योंकि जब भी सदन के दौरान कोई कैबिनेट होती है तो उसकी पूरी डिटेल सामने निकल कर नहीं आती, तो इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा जब टेबल होगा ये यहाँ पर भू कानून को लेकर सदन के पटल पर इस पूरे जो भू कानून है उसको रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसी बात को लेकर आज चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अभिषेक भंडारी जी हमारे साथ हैं। भंडारी जी, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत। वर्चुअली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल पार्टीज पर जाने से पहले सबसे पहले जय सिंह रावत जी आपके पास आ रहा हूँ। सर, भू कानून को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। हालांकि जब कैबिनेट में इस बात को मंजूरी हुई, क्योंकि सदन चल रहा है तो जब टेबल होगा तभी तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन मोटी मोटी चीजें जो तमाम नेताओं के माध्यम से या फिर खुद मुख्यमंत्री जी ने जो एक्स पर पोस्ट किया उसके माध्यम से जो हमारे पास आई, वो ये है कि भू कानून एक सशक्त भू कानून है। सशक्त भू कानून लेकर हम आ रहे हैं। बाहरी लोगों को अब यहाँ पर जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। और जो मोटी मोटी चीजें सामने आई उसे कैसे समझा जा सकता है सर? क्या जिस भू कानून की मांग की जा रही है उसी तरफ है ये? देखिए, तो धामी जी ने कहा था कि जो अगला जो बजट सत्र होगा उसमें हम एक सशक्त भू कानून लाएंगे, और अभी तक तो टेबल हुआ नहीं। जी। हम मुझे मंत्री जी अभी जो या बखान कर रहे थे, उनको ये तो अधिकार तो था नहीं। ठीक बात है। जब विधानसभा चल रही हो, टेबल हो गया हो, आपका कैबिनेट की सीक्रेसी आप लीक कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता कैसे मंत्री उत्तराखंड के हैं। हम्म। बहरहाल हमें ये कल उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे धामी जी ने वादा किया था कि जी। अच्छा सशक्त कानून होगा, तो जब तक आधा तो हम कैसे कह सकते हैं खराब होगा, हम हम्म। उम्मीद ही कर सकते हैं अच्छा ही होगा। हम्म। और कहा था उन्होंने कि बजट सत्र में आएगा, हो जाएगा। हम्म। एक बात तो ये है। हम्म। इस मुद्दे पर मैं कई बार कई सालों से लिखता रहा हूं। तब जब राज्य बन रहा था, बनने वाला था, जी। तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा जब राज्य बनेगा तो उसकी लैंड यूज पॉलिसी क्या होगी, जी। क्योंकि बिना भूमि के तो कोई विकास या उसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कई आपके चैनल पर भी कई जी। मेरे लेक्चर हुए हैं, सब चीज मैं बताता रहा हूँ। तो हम लोगों ने उस समय ये सब सोचा था, तो कई बीच में दिक्कतें आई थी। तो सारा हम पूरे पहाड़ घूमे, उसके बाद लोगों से पूछा। हम्म। अब सवाल ये आ रहा है कि पहली बात तो ये है कि सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें 4 और सदस्य थे। जी। जी। 3 आईएएस थे, एक अजय जी थे। तो उन्होंने मुझे जो अभी तक जो बात जो लीक हुई है, उसमें तो कुछ मुझे लगता है या तो जिन्होंने लीक किया उनको समझ में भू कानून नहीं आता, या क्या बात है, क्योंकि बाहरी सब शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम नहीं कह सकते हैं उत्तराखंड में बाहरी शब्द का हम्म। इस तरह से भेदभाव करना, पहाड़ी, मैदानी, इधर उधर, बाहरी, इस तरह की बात करना। कल दिल्ली में 25-30 लाख लोग हैं, उनको भी कह देंगे तुम बाहरी हो। विदेशों में भी हमारे लोग हैं, उनसे भी कहेंगे बाहरी हो। तो ये शब्द का सरकार को भी बचना चाहिए हम्म। और हम सबको भी बचना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक बात है सर। बाहरी वहां होता है जहाँ इनर लाइन होती है। जी जी सर। जैसे कोहिमा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, और हैं हमारे यहाँ नेलांग जादुंग है, आपका मलारी है, घरपक है, उधर नीतीमाणा की तरफ है, वो इनर लाइन के एरिया है। और संविधान का आर्टिकल 19 कहता है हम्म। किसी भी व्यक्ति को, भारतवासी को, भारत में कहीं भी बसने का और अधिकार है। अपनी क्षमता के अनुसार व्यवसाय करने का, आजीविका करने का अधिकार है। जी जी जी। इसीलिए इसीलिए जो विजनरी थे परमार साहब, उन्होंने बजाय बाहरी करने के बजाय कृषक शब्द का प्रयोग किया था कि गैर कृषक न खरीदे। और वही विजनरी नारायण तिवारी थे, उन्होंने उसी को कॉपी किया। उन्होंने कहा नहीं, ये बाहरी शब्द का प्रयोग नहीं किया,
अगर बाहरी शब्द का इसमें इस्तेमाल हुआ तो वो आपत्तिजनक होगा, हम्म, है ना? जी जी दूसरी बात, जो सुभाष कुमार की कमेटी जो थी, उसने भी कहा था कि जिस प्रयोजन से लोग जमीनें ले रहे हैं, जी। वो डीएम दे देते हैं, उनको दे दें। उनका अक्सर दुरुपयोग होता है। हम्म कोई रिज़ॉर्ट बना रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, वो दुरुपयोग होता है। इसलिए ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं दिए जाने चाहिए। हम्म सूक्ष्म उद्योगों के बारे में भी कहा था, ये अधिकार डीएम को नहीं, शासन स्तर पर दिया जाना चाहिए। और इसमें मुझे लग रहा, जो बात छन के आ रही है, अगर ये बात है, तो ये कमेटी ने भी रिकमेंड किया था, बात ये ठीक है, हम्म ये होने चाहिए। हम्म हम्म दू, 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 दूस, दूसरा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि आपका जो 80 पेज की रिपोर्ट थी, उसमें से कितना ये ले रहे हैं, उतना ले रहे हैं। हम्म हम्म, उसमें ये कहा, उसमें भी कहा गया था, और मैंने भी सरकार को, मैंने जी मैंने जी खुद सरकार को कहा था कि सरकार का काम केवल भूमि प्रबंधन ही नहीं है, जी उसका काम भूमि सुधार करना भी है ना? जैसे हिमाचल का है, हमारा भी जेडीएलआर भी उसका उसका उद्देश्य भूमि सुधार भी है। तो भूमि सुधार आप कैसे करें? क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत कम है। पंजाब में कितनी जमीन है, प्राइवेट जमीन या वो सरकारी जमीन? तो वहां क्या कहते हैं, अब वो 10% भी नहीं है, बाकी सारे प्राइवेट लैंड है। जी वही उसमें हरियाणा में है, इसलिए वो इतनी तरक्की कर गए। हमारे यहाँ 13% जो लैंड है, 71% तो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट कवर है, बाकी अबंडेंट है, लोग जमीन छोड़ के चले गए हैं। हम्म वो 5-7% भी नहीं जमीन रह गई है। जो है वो केवल मैदान, जहां बताया गया उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून के हिस्से हैं, या उसका नैनीताल का नीचे वाला हिस्सा है, वो बचा हुआ है। वो कम से कम जमीन का मैक्सिमम यूज कैसे हो, इसके लिए हमने भी सुझाव दिया था कि एक तो भूमि का बंदोबस्त होना चाहिए। जब आपके पास उसका डेटा होगा, जमीन का डेटा होगा, तभी तो आप पॉलिसी बनाएंगे। जी जब पॉलिसी बनाएंगे तभी तो आप नियम बनाएंगे। अभी तो आपको कुछ है ही नहीं, अब सारी चीजें हवा में हो रही हैं। और ये तब होगा जब बंदोबस्त होगा। बंदोबस्त सन 60 से नहीं हुआ, अब वो किस लिए नहीं हुआ? अब इसमें भी, अब आप भी कह रहे हैं और सुभाष कुमार कमेटी ने भी कहा था भूमि का बंदोबस्त होना चाहिए। कैसे करोगे? इसके लिए रेवेन्यू एक्ट था, है 1901 का रेवेन्यू एक्ट है, उसका चैप्टर 5 से लेके 8 तक लोप है, डिलीट है। उसी उसी में प्रोविजन था बंदोबस्त का, लैंड सेटलमेंट का। ये मैंने सरकार से भी कहा था कि आप इसका प्रोविजन भी आपको करना पड़ेगा, बंदोबस्त करने का, और उसके लिए आपको कानून लाना पड़ेगा। इसमें है या नहीं है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, चकबंदी अच्छी बात है, जैसे और सारी चीजें आए, यूसीसी वगैरह हो, तो वन नेशन वन लॉ सुनने में तो अच्छा लगता है, चकबंदी भी सुनने में अच्छा लगता है। करोगे कैसे उसको? हो नहीं पाई। पर आपके वहां से 1986 में खटीमा में, जहां सीएम साहब का घर है, वहां चकबंदी दफ्तर खुला था, वो कर नहीं पाए। आज भी सैकड़ों गांवों को डिनोटिफाई कर दिया उन्होंने। इसलिए कर दिया, जिसके पास जमीन है उसके नाम जमीन नहीं है। लोगों ने थारू बुक्सा बाकी लोगों की जमीनें कब्जा कर रखी हैं। ठीक है इस तरह के वहां पर है, तो ये नहीं हो। हमारे पहाड़ में क्या हुआ आप समझे? राजेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी में, दीप गांव है यमुनोत्री के पास, वहां उन्होंने अपने गांव में किया, लेकिन आज भी वो पंचायती ना एक्सचेंज किया उन्होंने, अदला बदली, सटवारा जिसे कहते हैं, सटवारा जैसे गढ़वाली में सटवारा कहते हैं, जी 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 वो सटवारा करके जमीनों कंसोलिडेट कर दी है। हाँ बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन ये जेडीएलआर की वजह से, जमीन के कानून की वजह से, अभी तक उन जिनके पास जमीन है उनके नाम जमीन नहीं हो पाए। तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए, मुझे है कि शायद ठीक इस है कानून में भी इसका प्रोविजन होगा, जी क्योंकि ये सारी चीजें इसमें आनी चाहिए। ठीक है सर दूसरा है कि अभी मैं तो सुभाष कुमार कमेटी, भाई बेसिक तो उसी के आधार पर तो बन रहा होगा। हाँ उसी पर बन रहा होगा जी जी
रवि उसी के हाथ भाई, जो जी जी, सरकारी कमेटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इतने अनुभवी सुभाष कुमार जी थे, उनके जी। साथ 4 आईएएस, 3 आईएएस थे। हम्म। और ऊपर से राजा रतूड़ी जी ने उसको उसको देखा, उसको परखा उसको। हम्म। तब जाके मुझे लगता, तब जाके इन्होंने बनाया है। हम्म। अब इसमें भी लिखा हुआ है कि जो जो व्यक्ति उद्योग के नाम से जमीन लेगा हम्म। और 2 साल तक नहीं बनाएगा, हम्म। मैं सुभाष कुमार कमेटी की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, ओके। तो उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद वो जमीन जब्त कर दी जाए धारा 167 के तहत। सरकार में निहित हो जाएगी। ठीक है। यही हमने आज कहती है कि भाई त्रिवेंद्र के जमाने में जो अमेंडमेंट है वो सारे खत्म कर दें, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने एक व्यवस्था रखी थी 143, जो लैंड यूज पैक्ट जो चेंज करने वाले में रखी हुई थी कि अगर 2 साल के अंदर आप उद्योग के नाम पर जमीन ले रहे हैं, नहीं लगाएंगे, तो धारा 167 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको सरकार में निहित कर लेगा। जी जी जी। 2022 में संशोधन हुआ विधानसभा में, वो हाँ। धारा खत्म होगी। जी जी जी। जी। और बड़े पैमाने पर लोगों ने जो जमीनें थी, हाँ हाँ। उद्योग नहीं लगाए, जो सुभाष कुमार कमेटी ने जो चिंता व्यक्त की थी, उसके हिसाब से उसका क्या हुआ? जी जी सर। जी। क्या आपने वो समाप्त किया है, नहीं किया? वो 100 क्या उसको रिस्टोर किया है? 143 का ख को रिस्टोर किया है, नहीं किया? हाँ हाँ हाँ। ये भी जानने वाली बात है। जी जी जी। मुझे लगता है इसका भी समावेशन होगा। ठीक है। बाकी प्रवक्ता फिर मेरे को जल्दी छोड़ देना है जी। रवि। ठीक है सर, नहीं आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है। एक बार और आ जाऊंगा आपके पास, क्योंकि अगर आप पे समय होगा तो। मैं प्रांजल ढोंडियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोग कानून संघर्ष समिति के महासचिव है। प्रांजल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी रवि जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी। प्रांजल जी, आज जिस तरीके से मोटे मोटे तौर पर, जिस वो तो जिक्र हो ही गया कि कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन जो हमारे पास है खुद नेताओं ने बताया और हम पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, जितना आप लोग समझ पाए हैं इसको, क्या वही है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं सड़कों पर? देखिए रवि जी, जब तक बिल टेबल नहीं हो जाता जी और ये इस बात सबके सामने नहीं आ जाती कि आखिर उसमें लिखा क्या है, आखिर वो किस तरीके का भू कानून है, उसका प्रारूप क्या है, हाँ। तब तक कुछ कहना इसमें जल्दबाजी होगी किस तरीके का भू कानून आ रहा है। जी। लेकिन हमारा जो मानना है और जो बातें सामने आ रही है, हमने मुख्य रूप से कुछ बिंदु जो है रखे थे कि जो एक मजबूत भू कानून में शामिल होने चाहिए। हम जो इस भू कानून की शुरुआत होनी है, वो हम तो चाहते थे कि पहले भू बंदोबस्त का इसमें नियम हो। हमारे यहाँ 1964 से जैसे रावत जी भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ भू बंदोबस्त नहीं हुआ है। अभी हमें ये ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि हमारी एग्रीकल्चरल लैंड, वन भूमि, हमारी कमर्शियल लैंड, निकाय निगमों में कितनी भूमि है, इसका कोई सटीक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो हम ये नहीं जान सकते कि हम किस जमीन की बात कर रहे हैं, कितने जमीन की बात कर रहे हैं और किस तरह के भू कानून उन जमीनों पर लगेंगे अलग अलग तरह से। उसका क्या प्रारूप होने वाला है, ये हमारी अभी मतलब बिना भू बंदोबस्त के बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना। फिर हमने कहा कि जब 2018 में जो सबसे ज्यादा कुठाराघात इस भू कानून पर हुआ था, जिसपे 143 की जो प्रावधान था वो चेंज किया गया था, हमारा मानना था कि ये जो है 2018 के जितने भी प्रावधान त्रिवेंद्र सरकार में हुए, ये तुरंत प्रभाव से इसको निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसे ही 2022 में पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी कुछ प्रावधान थे, जो बाध्यताएं पहले कानून में रह गई थी, वो समाप्त उन्होंने उस 2022 में कर दी थी, वो भी जो है तुरंत प्रभाव से निरस्त होना चाहिए। फिर हम ये चाहते थे कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हम कानून के हम वो समझ पाए हैं, उसमें भूमि सुधार अधिनियम जो 118 धारा लागू होती है, जिसमें कहा गया है कि गैर कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर पूर्णतया प्रतिबंध हो। यानी अभी जैसे रावत जी भी कह रहे थे कि बाहरी व्यक्ति हम अगर कह रहे हैं तो हम कृषि के संदर्भ में ही उन्हें बाहरी व्यक्ति कह रहे हैं। कि व्यक्ति जो किसी भी तरह की जो कृषि की जमीन है, उसका निजी या व्यावसायिक उपयोग के लिए किसी भी व्यक्ति का वो उपयोग नहीं होना चाहिए जो बाहर का व्यक्ति है। और हम जो कह रहे हैं, जो व्यक्ति बाहर का हम जिसे कह रहे हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आए और रहे और कम से कम 25 साल यहाँ पर रह रहा हो, 25 साल से, उसको यहाँ पर एक 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का, यानी भूखंड का, जो कि वो अपने रहने के लिए उपयोग कर सकता है, उसके लिए घर बनाने के लिए उपयोग कर सकता है, उतनी जमीन की उसे छूट होनी चाहिए। फिर हम ये चाह रहे थे कि जैसे 371A में भी कहा गया है कि जो गैर कृषक हैं,
वो जो है यहाँ कर अगर स्थायी निवासी भी हो तो गैर कृषकों को जो है उसमें प्रावधान नहीं होना चाहिए। गैर कृषकों को जमीन लेने का कोई प्रावधान उसमें नहीं होना चाहिए। हम और चीज इसमें जोड़ रहे थे कि जो दूसरे प्रदेश के व्यक्ति, हमने कहा 150 वर्ग मीटर का वो होना चाहिए। और जैसे कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड नीति है, जिसमें किसी भी गैर कृषक को ये जमीन जो है हस्तांतरित नहीं होनी चाहिए। और हम जितने व्यावसायिक उपक्रमों के लिए जब हम जमीन दे रहे थे, जैसे कहा भी गया है कि इसका जो है 2 वर्ष के अंदर अंदर, जो पहले भी नियम था जो बाद में निरस्त किया गया, 2 वर्ष के अंदर अंदर उसका उपयोग होना चाहिए उसी काम के लिए जिसके लिए जमीन ली गई है। और अगर उस काम में जो है उसका यूज नहीं होता है तो ये तुरंत सरकार में वापस निहित होनी चाहिए। और जितने भी क्रय विक्रय हम जो जितने भी कमर्शियल लैंड यूज के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लोगों को जमीन देते हैं, उसमें एक तो लीजिए व्यवस्था होनी चाहिए। जमीन बिकनी किसी भी हाल में नहीं चाहिए। और इसकी पावर जो सरकार के पास होनी चाहिए, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो एक्ट हैं उसके तहत इस चीज को लाए और उसी के अंतर्गत जो है ये कमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भूमि को लोगों कर दे, पर लीजिए व्यवस्था के तहत। हम ये भी चाहते थे कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, जितने भी हमारे निगम हैं और ग्राम पंचायत, इसमें एक तरह का भूमि कानून लागू हो। ऐसा नहीं कि आपने निकाय की जमीनें छोड़ दी, निगम की जमीनें छोड़ दी और आपने कहा केवल ये जो है कृषि भूमि पर या पहाड़ी भूमि पर लागू होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगमों में ही असली जमीन का खेल होता है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पे भी एक जो है समान जो है तरीके से जमीन के कानून जो है इस पर लगे। और जो अधिकतम सीमा जो हमने कहा था कि जो पहले भी थी 12.5 एकड़ की जो थी भूमि, उस पे जो है कृषकों को भी एक अधिकतम सीमा इसकी निश्चित की जाए कि कितनी भूमि उनके पास होनी चाहिए। ठीक है प्रांजल जी, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज के पास अभी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसके बाद हम अब उनसे ही चर्चा करेंगे, लेकिन इसको समझना बेहद जरूरी था, जो कि मोटी मोटी चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर कॉमेंट लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने दंगों और उपद्रव से हुए नुकसान की भरपाई और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून लागू किया है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाए और पाई की भरपाई की जाए। हमारी सरकार का संकल्प है शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून के तहत सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। विशेष न्यायाधिकरण के जरिए नुकसान की भरपाई जल्दी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। दोषियों पर जुर्माना और जेल की सजा दोनों का प्रावधान है। विशेष बल और त्वरित न्याय प्रणाली का गठन किया गया है, जिससे दंगों जैसी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। कोई आंदोलन या बंद के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसकी भरपाई आंदोलन या फिर बंद बुलाने वाले संबंधित व्यक्ति से भी की जाएगी। दंगा नियंत्रण पर सरकारी खर्च भी जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्थान को देना होगा। उत्तराखंड सरकार शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था का पालन करें और दंगों या उपद्रव की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। अगर आप दंगों की जानकारी देंगे तो सरकार और पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। यह हमारा उत्तराखंड है, इसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। उत्तराखंड सरकार वसूल करेगी पाई। सार्वजनिक और निजी नुकसान की भरपाई करेंगे दंगाई। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मच जाएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। ठीक जगह
सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज धामी कैबिनेट में भू कानून को लेकर मोहर लग गई है और अब सदन के पटल पर इसे रखा जाना है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। भू कानून कोई छोटा मुद्दा नहीं है प्रदेश का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार को कहता रहा कि कब भू कानून आएगा, और भू कानून से जुड़े हुए जो तमाम जो विद्वान लोग हैं वो भी इसको लेकर चर्चा करते रहे। हालांकि 25 वर्ष हो गए उत्तराखंड में सशक्त भू कानून कहते कहते, लेकिन इस बीच बहुत सारी चीजें आई भी, लेकिन संशोधन भी हुआ। लेकिन सशक्त भू कानून क्या वाकई में आ रहा है, इस बात को लेकर चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं। संजीव वर्मा जी, आपकी सरकार ने कहा था कि हम ही सशक्त भू कानून लेकर आएंगे और इस बजट सत्र में लेकर आएंगे, इस बात को मुख्यमंत्री जी ने कहा। आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बात पर मोहर लग गई। कब टेबल हो रहा है और साथ ही साथ क्या जानकारी है, क्या ये वही भू कानून लेकर आप आ रहे हैं जिस बात की मांग चल रही थी? रवि जी, देखिए, सबसे पहले तो भू कानून, सशक्त भू कानून हमारी सरकार लेकर आई है। उसके एक सशक्त और एक ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और जन भावनाओं के अनुरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय, जो एक लंबे समय से जिसकी मांग की जा रही थी और जन भावनाओं को उनका आदर करते हुए ये इसको कैबिनेट में लाने का काम किया। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अपने तमाम वायदे जो भी जनता से किए उनका अनुपालन करना, उनको पूर्ण करना और जनता के विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरना। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पापों को धोने का भी काम किया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर भू माफियाओं को पनपाया गया, नकल माफियाओं को पनपाया गया, शराब माफियाओं को पनपाया गया, लैंड जिहादियों को, लव जिहादियों को, थूक जिहादियों को और डेमोग्राफिक चेंज के जो जिहादी हैं उनको पनपाने का काम जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिस प्रकार से अतिक्रमण करके निजी भूमि को और सरकारी भूमि को कब्जाने वाले एक बड़ा तंत्र, उसको विकसित करने का जो कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया था, उनके पापों को के घड़े को फोड़ने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। उसके लिए समय समय पर चाहे हमारी सरकार के द्वारा श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जो एक मजबूत इरादे रखते हैं, एक सशक्त एक विचार रखते हैं और एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए लगातार जो काम कर रहे हैं, उसमें हम चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें। अच्छा, आज वो कानून पे बताइए। सर मैं वक्त कम है ना, फिर श्रीमान जी आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। चाहे हम यूसीसी की बात करें, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, चाहे कठोर धर्मांतरण कानून की बात करें, और जो आज टेबल हुआ है सशक्त भू कानून, जिसकी कैबिनेट में आया, कैबिनेट में आया है सर, जिसकी मांग लगातार बहुत लंबे समय से की जा रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी विगत कुछ दिनों पहले इस बात को आश्वासन भी दिया गया था कि बजट सत्र के दौरान हम इसको लेकर आएंगे। तो हमारे सरकार जिस बात को बोलती है, जो जनता के साथ वायदा करती है, उसका अनुपालन भी करती है, उसको पूर्ण करने का भी काम करती है। ये हमारी सरकार का, जो मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता विश्वास भी करती है। और आप ये देखिएगा, एनडी तिवारी जी की सरकार थी, उस समय एक दिन के अंदर जमीनों के 3 बार दाम बदलते थे। सुबह कुछ होता था, दिन में कुछ होता था और रात को कुछ होता था। और जो प्रॉपर्टी का काम करते थे एजेंट, वो बोलते थे भैया ये दाम आज रात तक का है, कल का दाम दूसरा होगा।
किंतु जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने यहाँ पर जो अंधाधुंध जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी उसके ऊपर लगाम लगाने का काम किया। 250 वर्ग मीटर का एक डेडलाइन 250 वर्ग मीटर तो एनडी तिवारी सरकार लाए थे। नहीं सर, बीसी खंडूरी जी नहीं, अब खंडूरी जी लाए थे, ठीक है, वो 500 लाए थे, ठीक है, उन्होंने कम किया था, ठीक है, बीसी खंडूरी जी ठीक है, लाए ठीक, थे ठीक, 250 वर्ग मीटर। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ समय पूर्व इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि जितने भी अभी पूर्व में जो जमीन उत्तराखंड से बाहर के राज्यों से किसी भी के भी द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए ली गई है, उस व्यक्ति ने उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल किया है जिस प्रयोजन को उसने वहां पर दर्शाया है, या उसका प्रयोजन दूसरा उसने किया है। अगर इस प्रकार की कोई भी जमीनें पाई गई थी तो उनको राज्य सरकार में निहित करने का भी काम किया। तो एक स्पष्ट संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में दे दिया गया था कि हम भू कानून सशक्त लाने जा रहे हैं। और कांग्रेस को तो किसी भी प्रकार से सवाल जवाब करने का कोई मैं सोचता हूँ ना तो मौलिक अधिकार है ना नैतिक अधिकार है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बोलते थे वो मैं कांग्रेस से पूछ लूंगा, वो मैं कांग्रेस से पूछ लूंगा। अच्छा, एक सेकंड, ये श्रीमान जी बोलने संजय, कांग्रेस को छोड़ा फिलहाल, आप ये बताओ वो कानून कैसा आ रहा है? अरे श्रीमान जी रुको तो, इन्होंने बोला था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा, ये कांग्रेस का वर्जन था। और क्योंकि जो अभी भू कानून आ रहा है, हाँ, उस पर भू कानून जन भावनाओं के अनुरूप आ रहा है। यहाँ की संस्कृति को बचाए रखने के उद्देश्य से एक जो मूल स्वरूप है देवभूमि का, उसको बचाए रखने के उद्देश्य से, और हमारे जितने जो तमाम साधन संसाधन हैं, जो हमारे नागरिकों के अधिकार हैं, उत्तराखंड के नागरिकों के अधिकार हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात ना हो, कोई अधिकार उनके प्रभावित ना हो, उन तमाम बातों का दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान रखते हुए ये सशक्त भू कानून हमारी सरकार के द्वारा लाया गया है। और जन भावनाओं के अनुरूप ये जो ये हमारा भू कानून है वो लाया जा रहा है, वो ठीक है। अभिषेक भंडारी जी, एक मांग को लेकर आप लगातार इस बात को कर रहे थे कि वो कानून कब आएगा, कहीं ये तो नहीं कि आपका जो एक मुद्दा था जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो छीन लिया हो भारतीय जनता पार्टी ने? एक सेकंड सर, ये वही वाली बात होगी जैसे कांग्रेस पार्टी जो पहले बोलते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, उसके बाद ये बोलते थे, उसके बाद ये बोलते थे, अब एक बोलते थे, उसके बाद भू कानून के ऊपर भी ऐसी बात नहीं, सुन तो लीजिए, अब भू कानून के ऊपर हमने तारीख भी बता दिया, लागू भी कर दिया। लागू कहाँ किया अभी अभिषेक भंडारी? लाए हैं सर कैबिनेट में आ गया तो लागू भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अभिषेक भंडारी, 19 फरवरी 2025 को आज बजट सत्र के दौरान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बजट सत्र में भू कानून लाया गया, तो बड़ी चर्चा का विषय है कि भू कानून आ गया। मैं पहले तो पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको बधाई देता हूं कि वो सदन की पटल पे भू कानून लाई, चाहे जैसे भी अभी इसमें चर्चाएं बाद में आएंगी, अभी टेबल हुआ है और इसमें क्या क्या क्लॉज होंगे, सदन में लाएंगे, कैबिनेट में आया, बिल्कुल कैबिनेट में आया। तो इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं। अभी भाजपा और पुष्कर सिंह धामी जी ये बाद में चर्चा का विषय बनेगा कि इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल होंगे। ठीक बात। सर्वप्रथम मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जय सिंह रावत जी, तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक पॉइंट आर्टिकल क्या क्या उसमें इंक्लूड थे, इसमें 80 पेजों की जो रिपोर्ट थी सुभाष कुमार जी द्वारा जो बनाए गए थे, उसमें आपने भी कई मदद करी है। तो आपने अभी भाई ये कैबिनेट की जो बातें लीक हो रही हैं वो भी आपने बताया कि किस तरह से भाजपा का अपना चरित्र है कि कैबिनेट के कैसे सिर्फ होगे बाहर छोड़े जाएं। मैं कई पत्रकार साथियों जिनके अपने न्यूज़ पोर्टल या कई चीज़ चल रहे हैं कि अभी शायद अभी कैबिनेट में सिर्फ पेश हुआ है, अभी शायद ये भी पता नहीं कि किस स्वरूप में आएगा, और बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी
बने उत्तराखंड के परमार जी। चलो परमार, अगर आपने उनके अनुरूप कुछ काम किया है तो आप भी बधाई के पात्र हैं। प्रांजल ढोंडियाल जी ने भी बड़ी अपनी चर्चा में कई बातें बताई। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस क्या कह रही है की इस बात पर? बता रहा ठीक है, हूं मैं। उन्होंने बता दिया, आप जी, बताओ। कांग्रेस में आप रवि जी, कांग्रेस ये पूछ रही है कि आप, चलो पहले तो ये था कि आप भू कानून हाँ। ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। जितना दबाव कांग्रेस द्वारा बनाया गया, आपको आनन फानन में भू कानून लाना पड़ा। मैं और सर्वप्रथम आपकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं अभी अतीत में आपको बताता हूँ, हमने 2000 अच्छा, एक मिनट, संजीव जी आज आने दीजिए। अभिषेक भंडारी थोड़ा आराम से कहते हैं, अभिषेक भंडारी जी थोड़ा आराम से कहते हैं, सुन लीजिए। आप दूसरे को कोई संजीव बोलने जी, देंगे हाँ ठीक है, नहीं। ठीक है, आपने वायदा निभाया है। संजीव जी, कांग्रेस का चरित्र पता नहीं आप क्या क्या बातें बोल रहे थे। ठीक है, ठीक, नहीं, आज आप- ये कोई चर्चा ठीक का है। विषय नहीं, 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 कांग्रेस आप- का चरित्र कैसा है। अरे, आप पहले अपने चरित्र पे देखिए। एक मिनट, आप बात पे आ गए जी। थे। आपने कहा कि कांग्रेस ने दबाव बनाया, इस वजह से लाए, उस बात को कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल, चरित्र की कांग्रेस बात करें तो ने- बुरा मान गए। संजीव, ठीक है, भंडारी जी। कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क से लेकर गांव-गांव भू कानून लोगों के दिलो दिमाग में बिठाया था कि ये इस प्रदेश को किस तरह से बेचने का काम कर रहे हैं। ये अभी जब सन 2002 में नरेंद्र तिवारी जी चीफ मिनिस्टर बने थे, हमारे मुख्यमंत्री बने थे, तो अगर उसी भू कानून को, मैं जयसिंह रावत जी की बात सुन रहा था, तो उन्होंने उसमें कुछ क्लॉज जोड़े थे। जब आप कोई भूमि खरीदते हैं तो उसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई अकृषक, चाहे वो उत्तराखंड का है या उत्तराखंड के बाहर का है, अकृषक अगर 500 वर्ग मीटर अगर जमीन खरीदता है, अगर कृषक है तो वो कितनी भी खरीद सकता है, लेकिन अगर अकृषक है तो उसकी श्रेणी डिफाइन कर दी जाती थी। मैंने कई बार खतौनियों में ये देखा था, अगर आपने 500 वर्ग मीटर या उससे कुछ कम अगर जमीन खरीदी है तो उसमें आपकी श्रेणी एक वर्ग गौ या वर्ग गौ इस तरह की डिफाइन होती थी उसमें। उसके बाद खंडूड़ी जी लाए, खंडूड़ी जी ने 500 वर्ग मीटर को 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन इसमें मॉनिटरिंग सारी खत्म हो गई कि आपका प्रयोजन, उस श्रेणी का प्रयोजन किस लिए था, उस श्रेणी का प्रयोजन किस लिए था। ये अब जनता जब एक ही को बहुमत इस तरह से देगी, वो अपनी मनमानी करेगा। आप देख लीजिए 2017 में उस कानून को इन्होंने क्वेश्चन किया जो तिवारी जी द्वारा और हमारे बीसी खंडूड़ी जी द्वारा लिया गया था। कितना अनुपालन हुआ वो बाद की चर्चा का विषय है, लेकिन 2017 में इन्होंने उस कानून को पूरा क्वेश्चन कर दिया। इनको बोला कि आप कितनी भी जमीन और कहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका इन्होंने ये बताया कि आप उसका भू स्वरूप या उसका लैंड यूज किस तरह से करेंगे, ये अफसरों की मनमानी किस तरह से इनकी दलाली चलेगी, उसके लिए इन्होंने एक उसमें एक्ट डाला था। लेकिन ठीक, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 2022 में उसको भी खत्म कर दिया कि ये होना ही नहीं चाहिए। अंधाधुंध जितनी बिक्री हो सके, और ये जनता का और कांग्रेस पार्टी का दबाव था कि आपको इस तरह से कानून लाना पड़ा। मैं अभी और बता रहा हूं, जल्दी कीजिएगा। ये आप क्या ये नया कानून आया या पुराने कानूनों में संशोधन है? आप इस तरह से जनता को बरगला थोड़ी नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हमें कोई कानून नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, तो ये सब नहीं, हाँ। आप अरे उस क्यों संशोधन भ्रमित को करने होगा। का काम कर रहे हो मेरे भाई? एक मिनट, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। उसको चाहे क्वेश्चन कर दो, लेकिन भू कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं मीनाक्षी जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड, बहुत देर हो गया, मीनाक्षी जी तब से बैठे हुए हैं। नहीं, एक छोटा सा बहुत जल्दी के संजीव जी, आप रहने दीजिए, मैं बाद में आऊंगा जल्दी। अल्मोड़ा के लमगड़ा में फिल्म स्टार मनोज बाजपेयी ने जो जमीन खरीदी 2019 में, आपने कई बार बोला उसको हम राज्य सरकार में नियत कर देंगे, आज तक नहीं हुई। और दूसरी बात, एक अभी और बता रहा हूं मैं आपको, अरे पूरे आप पहले UCC पहले लेके पढ़ आए, के आया आपने करो बोला मेरे भाई, एक साल में पहले पढ़ के आया करो, भाई साहब, आप उसके अपना बाद ज्ञान बोला अपने करो। पास रखिए। हम पढ़ के आए चाहे नहीं पढ़ के आए, आप
अच्छा एक भाई हम मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हाँ, मीनाक्षी जी हमारे नहीं, साथ हैं। एक छोटा सा पॉइंट और छूट गया, उसके बाद जल्दी। यूसीसी कानून में आपने एक प्रावधान रखा है हम्म। कि अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ पे आए और 1 साल उसको यहाँ पे 1 साल वो यहाँ पे उत्तराखंड में हो रहता है जाता तो कानून के आप दायरे में उसको आएगा यूसीसी यहाँ का के। मूल निवासी मान लेंगे। ठीक है, तो ये- उसके लिए आप एक कानून मिनट, कैसे बताओगे? एक मिनट, जरा आप डिफाइन कीजिए उसको। ठीक है नहीं मीनाक्षी जी नहीं, हमारे जयसिंह राव जी और हाँ उनसे प्रांजल पूछो। भाई जो इसमें मीनाक्षी जी वर्क कर क्योंकि रहे हैं, वो आज ज्यादा बेहतर बता जिस पाएंगे। तरीके से आप कैबिनेट भाजपा में का अपना चरित्र है, आप खाली अरे एक सेकंड, उल्टी सुल्टी बातें कर रही है। कैबिनेट में आज चुप ये थोड़ी जो नहीं चीजें आ रहेंगे गई है, ठीक है तो आप लोगों को कितना विश्वास है कि उसी अनुरूप ये भू कानून आ रहा है जिसकी मांग की जा रही है उत्तराखंड में? उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस प्रकार से, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन भू कानून जितना संवेदनशील मुद्दा ये है, उतना ही बहुत ही हल्के तरीके से इन लोगों ने भू कानून की जो न्यूज़ है वो फ्लोट की है। आप बार बार बोल रहे हैं कि जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून, जन भावनाओं के अनुरूप। आप ये क्या बताइए कि क्या ये इस तरह का एडजेक्टिव लगा देने से क्या ये जनहितैषी भू कानून हो गया? सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें इस भू कानून की आवश्यकता क्यों है, इस राज्य को क्यों है इस भू कानून की आवश्यकता। यदि मैं भू कानून की डिमांड कर रही हूं तो मैं अपने वो जो मेरे बंजर खेत हैं, जो सीढ़ी नुमा 2-4 खेत होंगे, उनको बचाने के लिए भू कानून की बात नहीं कर रही हूं। मैं इस पूरे उत्तराखंड की एक एक इंच को बचाने के लिए भू कानून की बात कर रही हूं, क्योंकि ये जो उत्तराखंड राज्य है ये इतना सेंसिटिव राज्य है। इसका हम देखते हैं कि उत्तर पूर्व में ये, उत्तर में ये तिब्बत चीन से लगता हुआ इसकी सीमाएं हैं, और वहीं एक सीमा इसकी नेपाल से लगती है। तो इस जो उत्तराखंड राज्य है, इसकी जमीन को संरक्षित करना ये यहाँ की सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक दूसरा पॉइंट मैं कहूंगी कि ये जो सरकार है ये बार बार बोल रही है कि हम यहाँ की संस्कृति और विरासत को बचाने की, यहाँ की रक्षक जो सरकार है वो ये भू कानून लेके आई है। आप ये बताइए, आप कौन सी संस्कृति और कौन सी विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ ये जो शहरों में आपने एपण की डिजाइन बना दिए, क्या आप उसको विरासत को बचाना कहते हैं? सबसे पहले यदि संस्कृति और विरासत को बचाना है तो यहाँ के जो वो उस संस्कृति को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इन सरकारों को काम करना पड़ेगा। सिर्फ जुमलेबाजी और बात करने से नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ की जो जमीनें हैं, यहाँ का जो भौगोलिक जो ज्योग्राफी है, उसमें आप ये देखिए कि 86% के अराउंड हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि और पर्यटन और इन सब पे आधारित होनी चाहिए बेसिकली। तो वहीं अभी जिस तरह का इन लोगों ने जो अभी पॉइंट्स इन्होंने कुछ आउट किए हैं कि इसके अंदर जो क्लॉज इन्होंने बताए कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोई भी जमीन आके खरीद सकता है, वहां पे कोई बंदिश नहीं है। दूसरा, नगर निगम की जो जमीनें होंगी, जिस प्रकार से ये लगातार नगर निगमों का एक्सपैंड करते जा रहे हैं, वहां की जमीनों पे कोई कंट्रोल नहीं है, वहां की जमीन खरीदने पे। तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगी कि इन्हीं जगहों के जो नाले खाले होते हैं, यहीं पे आके सबसे ज्यादा बांग्लादेशी बसते हैं, यहीं पे आके सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आके बसते हैं, जिन पे हमें रोक लगाने की आवश्यकता है इस भू कानून में। फिर इन्होंने एक पॉइंट बोला कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लैंड जो है यहाँ पे कोई नहीं खरीद सकेगा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेगा। आप ये बताइए कि बाहरी व्यक्ति तो वैसे भी, आप ये बताइए अंदर के लोग जो है वो एग्रीकल्चर वहां पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आप बाहर का व्यक्ति क्यों एग्रीकल्चर लैंड खरीदेगा? और एक और पॉइंट उन्होंने रखा है कि यदि किसी और प्रयोजन के लिए खरीदती है तो वो सरकार से अनुमति लेके खरीद पाएगी। यानी कि वही दूध की चौकीदारी बिल्ली को दे दी, पूरा ये काम किया। दूसरी बात, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हमारे जो प्रवक्ता हैं संजीव जी, उन्होंने कहा था कि हमने कांग्रेस का पाप का घड़ा फोड़ा। इन्हें याद दिलाइए कि इन्होंने तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का घड़ा फोड़ा है। आप ये बताइए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत या तो गलत थे या फिर पुष्कर सिंह धामी जी गलत है, दोनों ही। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब वो लेके आए थे तो वो भी तो भाजपा के ही नेता हैं, भाजपा की ही सरकार थी। तो आप ये जो 4 सालों में जो नुकसान हुआ है, क्या इस नुकसान की भरपाई ये लोग करेंगे? क्या इसका जो भी इससे जो राज्य की छवि खराब हुई है, क्या ये छवि कर सकते हैं ये लोग रिकवर? क्या इन्होंने जो जमीनें जो बिकी हैं,
क्या उनकी रजिस्ट्री को ये लोग निरस्त करेंगे? हालांकि अभी भूकानून जो है वो एक निरीक्षण, मतलब एक अभी पढ़ने वाला, अभी हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जितने भी जो पॉइंट्स इन्होंने डाले हैं वो सब जनता की आंखों में धूल डालने वाले पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। जैसे राव जी, आपने कहा था कि थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। मैं 3 सवाल से छोटे छोटे कर रहा हूं आपसे। एक तो नगर निगम की जो जमीनें होंगी वो भोग कानून के दायरे में, जो मोटा मोटा खाका आया उसमें आएंगी नहीं आएंगी? दूसरा, यूसीसी 1 वर्ष में जब उस पर यूसीसी कानून लागू होगा तो भोग कानून से कैसे कनेक्ट हो रहा है? और तीसरा, 2 जिलों को जो बाहर रखा गया, इस पर आप बता दीजिए। पहले तो सवाल ये है, दो जो प्राइम लैंड है रवि, जी जी जी, वो कहाँ है जो खरीद फरोख्त हो रही है? मैंने कहा था ना कि मेरे गांव में काफी जमीन है, जी जी जी, और रोपनी वाली है उसको, हाँ, कोई उसमें फ्री में भी रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहा यार तुम रखो, कुछ मत रखो। जी जी, लेकिन यहाँ पर मसूरी में, देहरादून में इतने, एक जमीन का टुकड़ा कितने करोड़ों का है। यही डिफेंस कॉलोनी में देखो ना, जहाँ बड़े बड़े नेताओं ने जमीनें खरीदी हुई है, वहां फौज का अफसर नहीं खरीद सकता, नेताओं ने करोड़ों की जमीनें खरीद ली। सवाल प्राइम लैंड का है। प्राइम लैंड तो इसमें थी ना, जो नगर बॉडीज हैं उनके आसपास है, और जिनके लिए 385 गांवों को नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में शामिल किया गया ताकि वो जमीनें खुर्द-बुर्द हो जाएं। वो प्रोविजन धारा 2 में है। अच्छा, दूसरी बात, आपको देखिए, जब तक मैं ये कह रहा हूं, जब तक ये कानून टेबल नहीं हो जाता, विधेयक विधानसभा में नहीं आ जाता, जी 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 जी, पास नहीं, तब तक ये कहना कि गलत होगा कि साहब ये खराब होगा। हाँ, धामी जी ने वादा किया था कि हम बजट सत्र में लाएंगे, उन्होंने पेश कर दिया। जिस तरह के चीजें छन के आ रही हैं, ज्यादातर से हम सहमत हैं कि अगर ऐसा हो तो उससे पहले वाले से बेहतर होगा, अच्छे के लिए हमको उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप ये बोलो ना कि आपने जेडएलआर में संशोधन किया है या नया भूमि कानून लेके आए? हाँ, 2 चीजें हैं ना। हमने तो जवाब ये दिया था कि यहाँ आपने यूसीसी बनाया, उसमें शामिल कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट 55 का, एडॉप्शन एक्ट 56 का, आपका सक्सेशन एक्ट 56 का, और एक 1925 का, 3-4 जो हिंदू कानून थे उनको इकट्ठा करके एक बना दिया है ना, कंसोलिडेट, ताकि एक हो जाए। अरे हमने कहा था जितने ये जमीन से संबंधित कानून है इनको सबको एक बना दो। अभी कैसे, अभी मैंने आपसे कहा ना, कैसे बंदोबस्त कैसे करोगे आप? जी जी जी, लैंड सेटलमेंट जब आपके पास कानून नहीं, कैसे करोगे? जी जी चकबंदी कैसे करोगे जी, जब कानून ही नहीं है आपके पास? जी, तो एक भूमि संहिता एक बन जाती है तो ज्यादा अच्छा है। उसमें दूसरा ये है कि वो धारा जो, तो अगर वही जेडएलआर का आपने संशोधन किया है, हाँ, जब तक उसकी धारा 2 समाप्त नहीं की जाती है तब तक ये सब कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है सर जी। आप समझिए धारा 2 क्या है? धारा 2 कहती है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, बंदिशें हैं, ये नगर निकायों पर लागू नहीं होंगी। जी और जब जब नगर निकायों का विस्तार होगा, जो मैंने 385 गांव बताए, जी जी जी, जिनको शामिल किया गया, उन पर भी लागू नहीं होगा। तो जमीनें प्राइम लैंड कहाँ है? वही तो प्राइम लैंड है, हाँ, वही तो बिक रही है। हाँ, तो उनके बारे में क्या, मुझे नहीं पता क्या है इसमें, जी, जी, इसमें लिखा जी, हुआ होगा, जी, होगा। जी जी, दूसरा पता नहीं, उसको खरीदार है उसको बाहर रखने, हाँ, भाई एक राज्य एक कानून होना चाहिए ना। जी जी, अब बिल्कुल। पता नहीं क्या मकसद हो बिल्कुल। सकता है, कोई अच्छे इरादे से होगा, अच्छे लेकिन इरादे के लिए होगा, बिल्कुल जब ठीक है। कानून पढ़ेंगे ठीक है तब हम बता जी सकेंगे। जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है आपने कि मेरा जब, मानना दूसरा ये है कि एक प्रिमल जो तिवारी जी की बात अभी उठी, हाँ हाँ, तिवारी जी ने जो बनाया था, उसका कानून का प्रेम्बल जो लिखा हुआ था, उद्देशिका थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि सीमांत प्रदेश है, ये यहाँ का जो है सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। जी 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 जी, यहाँ कोई भी जमीन खरीद लेगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पहाड़ के लोग सीधे साधे लोग हैं, उनकी जमीन वो भूमिहीन हो जाएंगे, उनके सांस्कृतिक प्रदूषण हो जाएगा। अभी सुनिए, आज जो सबसे ज्यादा लैंड शार्क कौन है?
जो आम आदमी की जमीन है कौन खरीद रहा है? वो मुसलमान नहीं खरीद रहा है, वो यहाँ का ब्यूरोक्रेट खरीद रहा है, दूसरे नाम से उनकी औलादें खरीद रही हैं, यहाँ के नेता खरीद रहे हैं, ज्यादातर नेता प्रॉपर्टी एजेंट हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? इधर से बात उधर भटकाते हो, उधर से बात उधर भटकाते हो। ठीक है सर। इन सब चीजों का मैं जब तक ये कानून देखा नहीं, मैं तब तक तो मैं तारीफ ही करूंगा इसकी। नहीं, ठीक बात है सर। कम से कम धामी जी ने वादा निभाया, अब उससे पूरा क्या आएगा वो देखने वाली बात होगी। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज एक लाइन में, आपका फाइनल कमेंट संजीव जी शॉर्ट में दीजिएगा, समय कम है। रवि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने जन भावनाओं के अनुरूप जो जनता से वायदा किया था, 100% अपने वायदों को लगातार पूर्ण कर रहे हैं। और मूल ये अपना भू कानून का भी जो एक वायदा अपने चुनाव के समय किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जल्दी सशक्त भू कानून उत्तराखंड को देने का काम करेंगे। उन्होंने अपना वायदा पूर्ण किया है और मैं सोचता हूँ अपना वायदा पूर्ण करने के लिए उनका आभार भी पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से व्यक्त करना चाहिए। उनका धन्यवाद। ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए, जन भावनाओं के अनुरूप की, अगर मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ वर्ड यूज़ कर करके इसको जन भावनाओं के अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव यूज़ करने से जन भावनाओं के अनुरूप नहीं होता है। हमारा सवाल आज भी यही है कि इस भू कानून में आप मूल निवासियों का क्या फ़ायदा हो रहा है, ये बताइए। ठीक है भंडारी जी। पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः फिर बधाई। अगर उन्होंने इस कानून को वाकई में परमार जी की तरह लाए तो फिर बधाई के पात्र हैं, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति बचेगी, ज़मीन बचेगी, यहाँ के लोग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन इस तरह नहीं कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि तिवारी जी के समय में एक रात में 3 बार जमीनों के रेट बढ़ जाते थे। आप ही के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी ने बोला कि मैंने 1000 करोड़ की जो संपत्ति अर्जित करी है वो मैंने अपने जमीनों के मेरे रेट। ठीक है भंडारी जी, और सबसे मुख्य ये है कि हम इसके लिए थोड़ा सा इंतजार भी कर लेंगे। आप सभी मेहमानों का सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। वक्त इतना ही इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। अब सदन के पटल पर जब वो कानून आएगा तो उस पर सबकी निगाहें हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी कि प्रदेश में सरकार किस तरीके का सशक्त वो कानून लेकर आ रही है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।